नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश, भारत। आज के इस कक्षा में और वीडियो में हम आपसे परिचर्चा करेंगे कि ग्रंथ समीक्षा क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में बुक रिव्यू कहते हैं। ये किस प्रकार से किया जाता है, इसके मुख्य कंटेंट कौन कौन से हैं, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, और इसकी रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार की जाती है। तो आज हम जो परिचर्चा करेंगे वो है ग्रंथ की समीक्षा। हर शोधार्थी के मन में एक बात हमेशा हमें देखने में आती है, और एक लेखक जो होता है लिखने के पूर्व वह सोचता है कि मैं इस पुस्तक में क्या लिखूं, विषय वस्तु, इसका चयन कैसे करूं, और पुस्तक लिखने के बाद, प्रकाशित होने के बाद भी मेरी पुस्तक के क्या व्यूज आएंगे, इस विषय में वह चिंतित रहता है। तो एक लेखक को आद्यंत विचार करना होता है, और तब कहीं जाकर के उसकी पुस्तक के व्यूज अच्छे आते हैं। तो हम चलते हैं बुक रिव्यू, कि बुक रिव्यू किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहली बात हम समझ लें कि समीक्षा को, फिर हम समझेंगे ग्रंथ को। समीक्षा शब्द जो है ये सम उपसर्ग पूर्वक ईक्षण से बना हुआ है, और इक्ष धातु है। इसमें हम देखते हैं जिसका अर्थ है दर्शन, अवलोकन, निर्वण निर्वणन, निध्यान करना। अब सम का अर्थ है यहाँ सम्यक प्रकार से, समान प्रकार से, समभाव से ईक्षण करना। इक्ष जो है इसका अर्थ है देखना, अवलोकन करना, दर्शन करना, निरीक्षण करना। ये इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो समान प्रकार से, सम्यक प्रकार से, समान भाव से देखना, निरीक्षण करना, दर्शन करना, ये समीक्षा शब्द का अर्थ होता है। अब हम समीक्षा ग्रंथ की कर रहे हैं, तो हमें उसके अनुसार हमें कार्य करना होगा। हम अगर समीक्षा किसी टीचर्स की कर रहे हैं तो हमें उसके बिंदु अलग होंगे। यहाँ चूंकि हम ग्रंथ समीक्षा की बात कर रहे हैं बुक रिव्यू की, तो बुक रिव्यू में हम देखते हैं तो ग्रंथ या पुस्तक का समग्र अध्ययन करने के उपरांत, ग्रंथ या पुस्तक का समग्र अध्ययन करने के उपरांत पुस्तक की विशेषताओं, प्रभावशीलता, उपयोगिता, उपादेयता, भाषा, शैली, लेखन, विषय प्रस्तुतिकरण आदि विविध आयामों के आधार पर ग्रंथ का मूल्यांकन समान दृष्टि से, बिना पूर्वाग्रह के, हठाग्रह के, दुराग्रह के, निष्पक्ष होकर करना, और ग्रंथ का समग्र सारांश प्रस्तुत करना ग्रंथ की समीक्षा कहलाती है। तो ग्रंथ की समीक्षा जो है, आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रंथ या पुस्तक का अध्ययन, पूरा अध्ययन करने के उपरांत, देखिए ग्रंथ समीक्षा में आपको पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, और समग्र अध्ययन करने के उपरांत पुस्तक की विशेषताएं, उसके गुण, उसके दोष, उसकी प्रभावकता, प्रभावशीलता, प्रभाव के बारे में आपको पता रहेगा। जब तक आप समग्र अध्ययन नहीं करेंगे, जो रिव्यूअर है, तो उसके लिए चाहिए, जो ग्रंथ का समीक्षक है उसके लिए चाहिए कि वो ग्रंथ का समीचीन आलोड़न करे, आद्यंत आलोड़न करे, विषय वस्तु का आलोड़न करे। उपादेयता, जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे हमें ग्रंथ की उपादेयता के बारे में पता नहीं चलेगा।
कि यह ग्रंथ कितना उपादेय है, सामाजिक हित, सामाजिक लाभ, जन सामान्य के लिए उपयोगी है या नहीं। भाषा शैली हमें अध्ययन करने के उपरांत ही पता चलेगी कि भाषा शैली किस प्रकार की है। लेखक का लिखने का तरीका क्या है और लेखन की कमियां क्या हैं, त्रुटियां क्या हैं, ये सब बातें कब पता चलेंगी? जब समीक्षक समीचीन अध्ययन कर लेगा, आद्यंत अध्ययन करेगा। अब हम देखते हैं उसके विषय का प्रस्तुतिकरण कैसा है, सरल है, सहज है, कठिन है, जटिल है, क्लिष्ट है, विषय की प्रतिपादन क्षमता क्या है। तो ऐसे विविध आयामों के माध्यम से ग्रंथ का मूल्यांकन हठाग्रह से नहीं, दुराग्रह से नहीं, राग से नहीं, द्वेष से नहीं, मोह से नहीं, लोभ के वशीभूत होकर के नहीं, अर्थात समीचीनता और निष्पक्षता के गुणधर्म के साथ ग्रंथ का समग्र सारांश प्रस्तुत करना ग्रंथ की समीक्षा कहलाती है। अब ग्रंथ की समीक्षा किन बिंदुओं के आधार पर वह करेगा? तो समीक्षा के पूर्व कुछ बातें हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जैसे कि ग्रंथ या पुस्तक का शीर्षक स्पष्ट हो, मुख्य रूप से। क्योंकि ग्रंथ का शीर्षक जो होता है, जैसे कि हमारे शरीर में हम समीचीन सबसे प्रथमतया हम अगर किसी से संवाद करते हैं या किसी से मिलते हैं, बैठते हैं, तो सबसे प्रथमतया आपके मुख को, आपके सिर को देखा जाता है कि समीचीन पूरे समग्र शरीर में उन अवयवों में सबसे मुख्य शीर्ष देखा जाता है आपका सिर, सिर का आकार, प्रकार और आपके नाक, नक से। क्योंकि कहा भी गया है कि जो लेखक हो, अ, तो उस लेखक के लिए कहा गया है कि देश काल विधि निपुणमति निर्मल भाव उदार, मधुर बेन नयना सुगढ़ सो याजक निर्धार। ऐसा संत लाल कवि लिखते हैं कि मधुर बेन नयना सुगढ़ सो याजक निर्धार। उन्होंने याजक की वो वहां बात कही है, तो उसमें वो हम देखें कि आपका सिर कैसा है, आंख कैसी है, नाक नक्शे कैसे हैं, मुखमंडल, मुख का आभा मंडल क्या है। तो मुख शीर्ष देखा जाता है हमारे पूरे समीचीन शरीर में। तो सिर से ही हमारा पता चलता है, हमारे मन मस्तिष्क से पता चलता है कि आप किस विचारधारा के व्यक्ति हैं। तो ऐसे ही ग्रंथ का शीर्षक जो होता है, उस ग्रंथ के शीर्षक से पता चल जाता है, ज्ञात हो जाता है कि इस पुस्तक का शीर्षक क्या है और इसके विषय वस्तु क्या होगी। तो पुस्तक या ग्रंथ का शीर्षक स्पष्ट हो, ग्रंथकार का चित्र और उसका सामान्य परिचय आपको उसमें ग्रंथ लेखन करते समय आपको ध्यान में रखना होगा, और ग्रंथ की समीक्षा करते समय भी हमें ध्यान रखना होगा। संपादक अगर हैं तो संपादक का स्पष्टतया हो कि संपादक कौन है, प्रकाशक का नाम और स्थान और प्रकाशन का वर्ष, ग्रंथ का मुख्य और गौण पृष्ठ को स्पष्ट फोटो आपके पास हो जब आप ग्रंथ की समीक्षा कर रहे हो। कहीं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो ग्रंथ का ISBN नंबर, ग्रंथ का आकार और समीक्षा की जो शब्द सीमा है वो करीब 500 से 1500 शब्दों के मध्य में होना चाहिए। इससे अधिक ग्रंथ समीक्षा ना करें तो उचित होगा। अब हम देखें, और ये हमने मुख्य बिंदु आपको बताए थे किस चीज के, कि ग्रंथ की समीक्षा के पूर्व की तैयारी क्या है। अब हम देखें, जब आप समीक्षा करते हैं तो समीक्षा करते समय आपके लिए प्रस्तावना, अनुक्रमणिका, शीर्षक की सार्थकता, ग्रंथ की प्रकृति, विभाजन, विभाजन का प्रकार, ग्रंथ की विषय वस्तु, ग्रंथ का मूल्यांकन,
और निष्कर्ष, मूल्यांकन ही निष्कर्ष होगा। एक समीक्षक के लिए सबसे पहले संपूर्ण जब वह ग्रंथ का आलोड़न कर लेते हैं, तो आलोड़न करने के उपरांत वह क्या करेंगे, सबसे मुख्य रूप से जो ग्रंथ है उस ग्रंथ की प्रस्तावना को पढ़ना आपको अनिवार्य है। और ग्रंथ की प्रस्तावना आपको देखना होगी। तो ग्रंथ की प्रस्तावना में आप प्रारंभ से लेकर के ग्रंथ के अंत तक जो विषय वस्तु वर्णित है, उस विषय वस्तु की सामान्य चर्चा, परिचर्चा, सारांश रूप से समीक्षक को उस समीक्षा में, ग्रंथ समीक्षा में लिखना होती है। दूसरी सहायक वस्तु ये होती है कि ग्रंथ की जो अनुक्रमणिका है, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, विषय सूची कहते हैं, उस इंडेक्स से भी आपको काफी विषय, काफी सहायता मिल सकती है ग्रंथ की समीक्षा करने में। तो सबसे पहले आप ग्रंथ की प्रस्तावना पढ़ें, फिर आप ग्रंथ समीक्षा की प्रस्तावना लिखें, अनुक्रमणिका देखें, फिर आप ग्रंथ की प्रस्तावना और ग्रंथ की समीक्षा के पूर्व बिंदु तय कर लें। जब आप संपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन कर लेंगे, समीक्षक, क्योंकि ये हर शोधार्थी के जब वह अच्छे पदों पर आसीन हो जाते हैं, प्रोफेसर हो जाते हैं, अथवा सहायक सह आचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप सामान्य लेखक भी हों, तो आप ग्रंथ की समीक्षा आपके पास आती है, तो आपको समस्या आती है कि हम कौन कौन से बिंदु बनाएं और ग्रंथ की समीक्षा कैसे करें, या रिसर्च पेपर की समीक्षा कैसे करें। और ये हर शोधार्थी के लिए बहुत आवश्यक है, एक ग्रंथ की अध्येता के लिए बहुत आवश्यक है। तथा जब कहीं आप संगोष्ठी में आपको अध्यक्ष बना दिया जाता है और आपको समीक्षा करनी होती है, तो उस सत्र के अध्यक्ष की समीक्षा आपको करनी है। तो ये यही बिंदु है जो आपके लिए सहायक होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रस्तावना आपके उसमें मुख्य आना चाहिए, पृष्ठभूमि आप पर अच्छे से तैयार करते आना चाहिए। अनुक्रमणिका का अध्ययन अवश्य करें, इंडेक्स को जरूर देखें, संपूर्ण ग्रंथ को तो देखें, पढ़ना ही है, लेकिन आप सबसे पहले इंडेक्स को देखें कि ग्रंथ की समीक्षा हमें लिखना है, तो हम सबसे पहले इंडेक्स को देखें, और इंडेक्स को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, फिर उनके अध्यायों के क्रम को हमें देखना है, तब कहीं जाकर के आप अच्छे समीक्षक बन सकते हैं। शीर्षक की सार्थकता पर आपको विचार करना होगा। जो शोध पत्र का टाइटल है उस पर विचार करें, या जो ग्रंथ है, ग्रंथ का जो शीर्षक है, उस शीर्षक की सार्थकता, आखिर लेखक ने उस शीर्षक को ही क्यों चयन किया, इस विषय में आपके लिए सोचना पड़ेगा कि जो शीर्षक है, शीर्षक को लिखने के पूर्व, टाइटल तय करने के पहले उसने ऐसा क्या सोचा होगा, और क्या वह विषय, शीर्षक से संबंधित विषय ऐसा कहां कहां ग्रंथ में उद्धृत है, उसको आप देख रहे हैं। क्योंकि लेखक लिखने के पूर्व टाइटल के बारे में सोचता है, तो आप उस टाइटल के बारे में सोचें कि ग्रंथ में कहां कहां पर उस टाइटल से संबंधित बातें लेखक ने लिखी। और ग्रंथ का आलोड़न करने के उपरांत आप खुद पाएंगे कि इस ग्रंथ के शीर्षक की सार्थकता क्या है, इस विषय में आपको उल्लेख करना अनिवार्य है, क्योंकि इससे आपकी विशेषज्ञता का पता चलेगा कि आपने अध्ययन, समीचीन ग्रंथ का अध्ययन किया है। देखिए, नकल करना, दूसरों के द्वारा लिखवा लेना और फिर जाकर के मंच पर बोलना, तो मैं मानता हूं इस बात को कि चलिए आपने लिखवा लिया, नकल भी कर ली, लेकिन वो जब आप उस विषय वस्तु को रखेंगे, तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आएगा, जो आत्मविश्वास आप ग्रंथ के अध्ययन करने के बाद आपका आत्मविश्वास जागृत होगा।
ठीक है ना। तो ग्रंथ का अध्ययन करने के उपरांत जब आप अ, किसी विषय का प्रतिपादन, निष्पादन, संपादन करते हैं या विषय का प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है और आपके लिए वो सहायक भी होता है। अतः ग्रंथ के समीक्षक को चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप ग्रंथ की समीक्षा कर रहे हैं तो इस ग्रंथ की समीक्षा को सारे लोग पढ़ेंगे भी। क्योंकि होता क्या है कि जब हमें शॉर्ट नोट पे पढ़ना होता है तो हम ग्रंथ की समीक्षा पढ़ लेते हैं कि आखिर इस ग्रंथ की समीक्षा किस किसने की। ग्रंथ की समीक्षा की दृष्टियां भी अलग अलग हो सकती हैं। ग्रंथ की प्रकृति के आधार पर ही ग्रंथ की समीक्षा की जाती है। और सबसे पहले समीक्षक को चाहिए कि जिस प्रकृति का ग्रंथ है, क्या समीक्षक का अध्ययन उस प्रकृति का है या नहीं। अगर दर्शन से संबंधित ग्रंथ है तो क्या समीक्षक ने दर्शन ग्रंथों का अध्ययन किया है। भाषा विज्ञान व्याकरण से संबंधित अगर भाषा विज्ञान और व्याकरण से संबंधित अगर कोई ग्रंथ है तो उस भाषा विज्ञान और व्याकरण से संबंधित क्या उसका स्वाध्याय है या उस विषय का अध्येता है। हम अगर देखें कि योग विज्ञान, हम देखें भूगोल, हम देखें इतिहास, हम देखें ज्योतिष, वास्तु, संस्कृत, प्राकृत, सौरसैनी, महाराष्ट्री, ब्राह्मी लिपि, अशोका लिपि, खरोष्टी लिपि, जिस प्रकृति का जो ग्रंथ है, अध्येता को समीक्षक को चाहिए कि सबसे प्रथम वह उन ग्रंथों का अध्ययन करे। बिना उन ग्रंथों के अध्ययन किए बिना कोई भी समीक्षक समीक्षा लिखने के पूर्व आप सोच लें क्या आप ये प्रमाण प्रस्तुत कर पाएंगे या नहीं। क्या आप प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए सज्ज हैं, तैयार हैं। सबसे मुख्य बात, आप उसी ग्रंथ की समीक्षा करें जिस विषय में आपकी गति, आपकी मति उसमें काम करती हो, जिसका अध्ययन आपने किया हो। क्योंकि मति का प्रभाव आपके कार्यशैली की गति पर भी पड़ता है, ये निश्चित है। और वो दिखाई देता है समीक्षक की लेखनी लेखनी में दिखाई देगा, लेखन में दिखाई देगा कि इस व्यक्ति को इस ग्रंथ का अध्ययन है, इस विषय का अध्ययन है, इस विषय का अध्येता है। मैथमेटिक्स की बात करें, गणित की बात करें, भौतिक शास्त्र की बात करें, रसायन शास्त्र की बात करें हम, अथवा वेदों की बात करें, अथवा व्याकरण की बात करें, अथवा नव्य व्याकरण की बात करें, नव्य न्याय की बात करें, अथवा सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि दर्शन ग्रंथों की बात करें, योग ग्रंथों की बात करें, आयुर्वेद के ग्रंथों की बात करें, तो सबसे मुख्य बात आपकी भाषा शैली बताती है कि आपको किन किन ग्रंथों का अध्ययन है। आपका लेखन बताएगा कि आपको किन किन ग्रंथों का अध्ययन है। तो एक समीक्षक को चाहिए कि समीक्षा करने के पूर्व वह उन ग्रंथों का अध्येता है या नहीं। इसलिए समीक्षक ग्रंथ का चयन भी करे। अगर आपके पास कोई ग्रंथ की समीक्षा आती है तो आपके पास अगर उस विषय का ज्ञान नहीं है तो आप यश कीर्ति की वांछा के लिए, उसके लोभ के लिए आप उस ग्रंथ को स्वीकार ना करें। ये सच्चे ग्रंथ समीक्षक की पहचान है। अगर आप लिखेंगे उस ग्रंथ के बारे में तो निश्चित है आप उसकी समीक्षा के साथ पक्षपात कर रहे हैं। न्यायपूर्ण समीक्षा नहीं हो सकती। निश्चित है, क्योंकि आपका ज्ञान बताता है कि आपके लिए उस ग्रंथ का अध्ययन था या नहीं, उस विषय का नॉलेज है या नहीं है। यद्यपि भारतीय ज्ञान परंपरा का मैं एक बात कहना जा रहा हूं, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। जो भी समीक्षा करना चाहते हैं या समीक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद मैं कहूंगा कि पाश्चात्य ग्रंथों का अगर आप समीक्षण कर रहे हैं तो आपको पाश्चात्य ज्ञान परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। आप जिस विधा के
ग्रंथ की समीक्षा करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उस विधा का ज्ञान अर्जित करें, तब आप ग्रंथ की समीक्षा करें। ठीक है ना? तो ये मेरा एक प्रकार से आपसे आग्रह था। और जो समीक्षा करना चाहते हैं और समीक्षा के ग्रंथों का अध्ययन पहले कर लें। आप सबसे पहले कुछ समीक्षाएं पढ़ें। अगर आप अच्छे समीक्षक बनना चाहते हैं तो किन्हीं किन्हीं राइटर्स की समीक्षाएं पढ़ें, ग्रंथों की समीक्षाएं पढ़ें। और जब आप उन समीक्षाओं को पढ़ेंगे तब आपको उसकी टर्म एंड कंडीशन पता चलेगी कि उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो एक श्रेष्ठ समीक्षक को चाहिए कि वह न्यायपूर्ण हो, एक श्रेष्ठ समीक्षक को चाहिए कि वह ज्ञानपूर्ण हो और परंपरा का ज्ञाता हो, विधा का उसके पास ज्ञान हो, लेखन शैली बड़ी सहज सरल हो तथा विषय का स्पष्टीकरण अच्छे से कर सके, विषय को अच्छे से प्रस्तुत कर सके। और साथ में हम देखें कि एक समीक्षक हठाग्रही ना हो, दुराग्रही ना हो, पूर्वाग्रही ना हो। ये उसके मुख्य लक्षण होना चाहिए। और बड़े ही निर्मल निर्मल भावों का हो, ताकि उसके अंदर राग, द्वेष आदि, मोह, लोभ आदि की प्रवृत्तियां उसमें ना हो। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। जो मोह से ढका हुआ ज्ञान है, राग, द्वेष, पूर्वाग्रह, हठाग्रह, दुराग्रह आदि से जो ढका हुआ ज्ञान है, स्वभावम लभते नहीं, वह अपने स्वभाव की बात नहीं कह पाएगा। ये आचार्य पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखते हैं कि मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। जो मोह से, अब लोभ से कह दो उसी में, लोभेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। पूर्वाग्रह, हठाग्रह, दुराग्रह, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि से रहित भाव होना चाहिए एक समीक्षक का। क्योंकि आप समीक्षण हैं, समान प्रकार से आप ईक्षण कर रहे हैं। आपके शत्रु का भी ग्रंथ अगर आपके पास आ गया है तो आप ध्यान रखिएगा कि आप एक समीक्षक हैं और एक समीक्षक को अपने समीक्षक धर्म का निर्वाह करना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो बात बता रहे हैं ये समीक्षक के लक्षण भी हैं, समीक्षा किस प्रकार से की जाती है, इन सारे विषयों को हम केंद्रित करते हुए ये बात बता रहे हैं। शीर्षक की सार्थकता का मैंने विषय बता दिया, प्रस्तावना आपको बता दी, अनुक्रमणी का आपको पढ़ना अनिवार्य है, ग्रंथ की प्रस्तावना पढ़े अवश्य, और पढ़ने के उपरांत ही आप ग्रंथ की समीक्षा की प्रस्तावना तैयार करें। शीर्षक की सार्थकता का मैंने आपको बताया। ग्रंथ की प्रकृति, ये प्रकृति आप समझ सकते हैं कि ग्रंथ किस प्रकृति का है, ये भी आपको निकालना होगा कि ये छंद शास्त्र है, काव्य शास्त्र है, अथवा व्याकरण का है, या योग का ग्रंथ है, या फिर दर्शन से संबंधित ग्रंथ है, साहित्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, अथवा काव्यात्मक ग्रंथ है। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। विभाजन का प्रकार, अब ग्रंथ का विभाजन किस प्रकार का है, सर्गात्मक है, अथवा अध्याय है, अथवा लंबक है, अथवा दंड है। तो ग्रंथ का विभाजन आपको तय करना होगा। और ग्रंथ के विभाजन के साथ साथ आपको प्रत्येक, चाहे अध्याय हो, उप अध्याय हो, शीर्षक हो, उपशीर्षक हो, अथवा लंबक हो, अथवा प्रकरण हो, तो जिस प्रकृति से विभाजन हुआ है उसी क्रम से हर अध्याय की समीक्षा आपको करना पड़ेगी, वो करना ही चाहिए। उसी क्रम से आप उन एक एक अध्याय की समीक्षा को आप लिखते जाएं। फिर ग्रंथ की विषय वस्तु, अब जैसे विभाजन दिया है कि इसमें इतने अध्याय हैं, इतने शीर्षक हैं, इतने उपशीर्षक हैं, उपबिंदु ये हैं, मुख्य बिंदु ये हैं, ये सब वर्णन आपको मुख्य रूप से इसमें देना होगा, समीचीनता के साथ में, समग्रता के साथ में, सारांश के साथ में। ग्रंथ की विषय वस्तु का निष्पादन, प्रतिपादन, संपादन आपको
अध्याय क्रम में अगर है तो अध्याय क्रम से आप उसको दें। अगर प्रथम अध्याय में क्या क्या वर्णन है, उसके बिंदु, मुख्य बिंदु, उपबिंदु कौन कौन से हैं, तो ये आपको देना अनिवार्य है। अब ग्रंथ का मूल्यांकन आपको करना है। सबसे पहले आप ग्रंथ की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा कि काव्यात्मक है तो उसके बिंदु अलग होंगे, और कुछ बिंदु इसके जैसे काव्यात्मक है तो भाव पक्ष, कला पक्ष, अलंकार योजना, छंद योजना, रस योजना, रीति की योजना के बारे में आपको देना होगा। देखिए, जिस प्रकृति का ग्रंथ है उस प्रकृति के अनुरूप, जिस प्रकृति का ग्रंथ है उस प्रकृति के अनुरूप ही ग्रंथ का मूल्यांकन, अमूल्यन। भाषा सब में रहेगी, तो भाषा क्या है, शैली क्या है, इनकी प्रस्तुतिकरण किस प्रकार का है, और लेखक को किन किन भाषाओं का ज्ञान है, विषय वस्तु के आधार पर आप लिख सकते हैं। उसकी विशेषज्ञता क्या है, और भाव पक्ष क्या है इसका, कला पक्ष क्या है, और चिंतन की ऊंचाइयां, चिंतन की गहराइयां क्या है, और कुछ चित्र दिए हैं तो चित्रों का उल्लेख आपको करना है। इतिहास की पुस्तक है तो इतिहास की दृष्टि से इतिहास के विद्वानों के प्रमाण प्रस्तुत करते हुए आपको संपूर्ण ग्रंथ का कहना चाहिए मूल्यांकन आपको करना अनिवार्य है। तो हम अगर देखें तो जो एक समीक्षक है, समीक्षक को चाहिए कि जिस प्रकृति का ग्रंथ हो, जिस विधा का ग्रंथ हो, उस विधा का ज्ञान होना उसके लिए अनिवार्य है। अगर आप कालिदास के ग्रंथ का समीक्षण कर रहे हैं, अथवा भवभूति के ग्रंथों का समीक्षण कर रहे हैं, या आचार्य विद्यासागर जी के संस्कृत साहित्य पर लिखी हुई किसी पुस्तक का समीक्षण कर रहे हैं, या मुनि प्रणम्य सागर जी की के ग्रंथों का समीक्षण कर रहे हैं, तो हमारे लिए उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। जो लेखक है, लेखक का व्यक्तित्व क्या है, उसकी भाषा शैली क्या है, उनकी चर्या क्या है, और किस प्रकार से वो लिखते हैं, ये ज्ञान होना अनिवार्य है। अब हम अगर देखें कि ग्रंथ समीक्षण करते समय हमें काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे कि हम अगर देखें ग्रंथ के समीक्षण के पूर्व में आपका उस विषय में गति नहीं बन पा रही है, आपको समीक्षा करना अनिवार्य है और करना ही है, तब आप क्या करें, ऐसी स्थिति में आप जिस प्रकृति, जिस विधा का ग्रंथ है, पहले उस विधा का सामान्य ज्ञान, तो कम से कम सामान्य ज्ञान आप समझें। उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, उसकी नियम, उसके नियम क्या है, और किस प्रकार से ये इस प्रकृति के ग्रंथ लिखे जाते हैं, और क्या क्या इनमें विशेषताएं होना चाहिए। किसी महाकाव्य के बारे में आप लिख रहे हैं तो आपको समीक्षा करना पड़ेगी कि सर्गबंधो महाकाव्यम, महाकाव्य जो है सो सर्गबंध होता है, एक नायक होता है, ये लक्षणावली आपके पास होना चाहिए। खंड काव्य की लक्षणावली क्या है, और खंड काव्य में की भाषा शैली कैसा होना चाहिए, नाटक की प्रकृति क्या है, कितने अंक होना चाहिए कम से कम नाटक में, प्रकरण में कितने प्रकरण होना चाहिए, और नायक किस प्रकार का होना चाहिए, और नायिका किस प्रकार की हो, और उसके स्त्री पात्र, पुरुष पात्र, अथवा बाल पात्र, उपपात्रों की संयोजना, ये सब आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। तो आप सर्वप्रथम एक श्रेष्ठ समीक्षक को क्या करना है, एक श्रेष्ठ समीक्षक क्या करे कि उसके बारे में जाने, समझे, और वह उस ग्रंथ की समीक्षा करे। अब जैसे कुछ बिंदु मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक पुस्तक है, ये एक ग्रंथ है, महामेघ महान खारवेल और खंडगिरी तीर्थ। अब इसमें मैंने बताया था आपको पुस्तक का कवर पेज, अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो पीपीटी के लिए आपको इन बिंदुओं का होना अनिवार्य है, क्योंकि ग्रंथ की समीक्षा आज वर्तमान में आप देखते हैं कि यूजीसी भी समीक्षकों को बुलाती है, और काफी ऐसे कार्य हैं
जो आपको रोजगार सृजन भी कर सकती है। कई प्रकाशन ऐसे हैं जो आपको ग्रंथ समीक्षा करने के लिए देते हैं, रिव्यू लेते हैं आपसे, और उसके लिए आपको कुछ मानदेय भी देते हैं, सम्मान राशि भी देते हैं। तो ये कार्य कोई सामान्य कार्य नहीं है, बहुत महान कार्य है। ग्रंथों की समीक्षा करना अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। जैसे हम प्रोफेसर डॉक्टर राधा वल्लभ जी त्रिपाठी जी, जो हमारे गुरु जी भी रहे हैं और वर्तमान में कई ग्रंथों की समीक्षा कर चुके हैं। प्रोफेसर आर.सी. जैन साहब फौजदार जी, जिन्होंने कई ग्रंथों की समीक्षा की, कई ग्रंथों पर, प्राकृत ग्रंथों पर कार्य किया। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने संस्कृत के ग्रंथों पर काम किया, नाट्य शास्त्र पर काम किया, काव्य शास्त्र पर काम किया, भारतीय संस्कृति पर कार्य किया, और संस्कृत के अभिनव इतिहास पर भी, संस्कृत साहित्य के अभिनव इतिहास पर भी कार्य किया। बहुत सारे उनका ब्रॉड व्यक्तित्व है। तो समीक्षा, एक अच्छा समीक्षक बनना है तो हमें ऐसे महान विद्वान, डॉक्टर भागचंद जैन भागेंदु जी हैं, डॉक्टर जय कुमार जी जैन हैं मुजफ्फरनगर, तो ऐसे डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी हैं, डॉक्टर कमलेश जी हैं, और ऐसे अनेक विद्वान हैं जिन विद्वानों ने कई ग्रंथों की समीक्षा की है। डॉक्टर अशोक जी हैं बनारस से, डॉक्टर रमेश जी बिजनौर हैं, डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी हैं, जो निरंतर इन ग्रंथों की समीक्षा, डॉक्टर महेंद्र जी मनोज हैं, ये निरंतर ग्रंथों की समीक्षा करते रहते हैं। ऐसे और विद्वान हैं, उन विद्वानों की समीक्षाओं को आप पढ़ें कि किस प्रकार से उन्होंने ग्रंथ की समीक्षा लिखी है। महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य, उन्होंने समीक्षाएं ही लिखी हैं। तो उनके साहित्य का अध्ययन अवश्य करें, तब आप एक श्रेष्ठ समीक्षक बन पाएंगे। और उनकी भाषा शैली, किस किस बिंदु के आधार पर उन्होंने समीक्षाएं की, और जैसे भागीरथी नंद जी हैं, और ऐसे अनेक विद्वान हैं, अनेक समीक्षक हैं। हमें उनकी लेखन कला को जानना है। लेखन कला से हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि एक समीक्षक किस प्रकार से ग्रंथ की समीक्षा करता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और कहता हूँ शोधार्थियों से, मैंने अनेक कक्षाओं में और अनेक वीडियोस में यही बात कही है कि आप जो भी बनना चाहते हैं, जैसा भी बनना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करें, सर्वप्रथम आप, अगर आप महावीर बनना चाहते हैं तो महावीर के व्यक्तित्व को पढ़ें। राम बनना चाहते हैं तो राम के व्यक्तित्व को पढ़ें। आप आदिनाथ वृषभदेव बनना चाहते हैं तो आप उनके व्यक्तित्व को अवश्य पढ़ें। आप जो बनना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। आपके पास अनंत क्षमताएं हैं। और किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए आप समय दें। समय मूल्यवान है। लेखन कार्य में भी समय बहुत दिया जाता है। जब तक आप उसके लिए समय नहीं देंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं एक उदाहरण विद्यार्थियों के लिए हमेशा देता हूँ, शोधार्थियों के लिए हमेशा देता हूँ। वो उदाहरण मैं आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए भी उदाहरण देना चाहता हूँ, शोधार्थियों के लिए उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपने बांस को देखा होगा। किसको? बांस को। आपने बांस को देखा होगा, और बांस के लिए आपने देखा है कि कितने वर्ष में वह उत्पन्न हो पाता है, अपना विस्तार कितने वर्षों की बात करता है। हर बीज का एक अलग अलग अंकुरण का समय होता है। मेथी के दाने अगर हम बोएंगे तो कितने दिन में उत्पन्न होंगे। धनिया को अगर हम जमीन में डालते हैं और बोते हैं तो 18 से 21 दिन उसको लग जाते हैं अंकुरण होने में। हर बीज के अंकुरण की क्षमता अलग अलग है, उसके पीछे के तथ्य भी हैं, वैज्ञानिक तथ्य भी हैं, और
अन्य सामाजिक तथ्य भी हम उनको जोड़ सकते हैं। बांस के वृक्ष को आपने देखा है, बांस का वृक्ष कितना ऊंचाइयों तक जाता है। उसके पीछे का कारण एक है कि वह सबसे पहले अपने ऊपर वर्कआउट करता है। बांस का जो हुआ है बीज, ये 2.5 से 3 वर्ष तक जमीन के अंदर कार्य करता है। वह उतने में अंकुरित तो हो जाता है, लेकिन वह जमीन के अंदर नीचे रहते रहते सबसे पहले स्वयं के ऊपर वर्कआउट करता है, अपनी जड़ पर। 3 वर्ष, आप समझ रहे हैं, सुन पा रहे हैं ढंग से? आप समझिए इस बात को कि 3 वर्ष तक वह क्या करता है, समय देता है। किस चीज के लिए? अपने ऊपर। उसे जितना ऊंचा जाना होता है, वह उतने नीचे अपनी जड़ों को फैलाता है, उतनी मजबूती के साथ अपनी जड़ों का विस्तार करता है। क्योंकि जब तक आपका आपका मूल मजबूत नहीं होगा, आपका तना मजबूत नहीं हो सकता। तो बांस जो है, बांस हमेशा अपनी जड़ों पर सबसे मुख्य कार्य करता है। मैं एक लेखक, एक समीक्षक बनने के पूर्व आपको भी चाहिए कि आप पहले उस विषय का अध्ययन करें। बांस जिस तरह अपनी जड़ों पर 3 वर्ष तक कार्य करता है, आप अपने विषय पर 3 वर्ष तक कार्य करें। आप अपने क्षेत्र में 3 वर्ष तक बहुत अच्छे से मन लगा करके कार्य करें। फिर देखिए उस वृक्ष पर कितने अच्छे फल आएंगे, कितनी ऊंचाइयों को छुएगा हुआ। वैसे ही आप अपने क्षेत्र में 3 वर्ष का समय, प्रॉपर टाइम दें, धैर्य पूर्वक समय दें। समस्याएं बहुत आएंगी, लेकिन उन समस्याओं का सामना करते रहें तो निश्चित आप सफल होंगे। अब हम आपको बता रहे थे कि ग्रंथ है, और चूंकि हम अगले वीडियो में इसी ग्रंथ की समीक्षा करेंगे, और अगली कक्षा में हम इसी ग्रंथ की समीक्षा करने वाले हैं, महामेघवाहन खारवेल और खंडगिरी तीर्थ। तो इस विषय पर हम काम आपको बताएंगे कि ग्रंथ की समीक्षा किस प्रकार से की जाती है। तो आप ये वीडियो तो देखें, और अगला वीडियो भी आप देखें, अगली कक्षा से भी आप जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप निश्चित आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। तथा हम देखते हैं कि मुख्य मैंने आपको बात बता ही दी है कि समीक्षा क्या है। इस बात को हम एक बार रिवाइज कर दें कि समीक्षा क्या है। समुपसर पूर्वक ईक्षण करना, दर्शन, अवलोकन, निर्वणन, निध्यान, सम्यक प्रकार से, समान प्रकार से, समभाव से ईक्षण करना, निरीक्षण करना, समीक्षण। ग्रंथ या पुस्तक का समग्र अध्ययन करने के उपरांत पुस्तक की विशेषताओं, प्रभावशीलता, उपयोगिता, उपादेयता, भाषा, शैली, लेखन, विषय प्रस्तुतिकरण आदि विविध आयामों के आधार पर ग्रंथ मूल्यांकन करना, समान दृष्टि से करना, निष्पक्ष होकर के करना, और ग्रंथ का समग्र सारांश प्रस्तुत करना ग्रंथ की समीक्षा कहलाती है। अब ग्रंथ समीक्षा के लिए आपको, अगर आप पीपीटी बना रहे हैं तो आपके पास क्या क्या जानकारी होना चाहिए। ग्रंथ या पुस्तक का आपको शीर्षक स्पष्ट हो, ग्रंथकार का चित्र, उसका सामान्य परिचय आपके पास हो, संपादक का नाम, प्रकाशक का नाम, स्थान, ग्रंथ का मुख्य और गौण पृष्ठ का स्पष्ट फोटो, ग्रंथ का ISBN नंबर, ग्रंथ का आकार, और ग्रंथ समीक्षा की शब्द सीमाएं। समीक्षा के लिए मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो समीक्षा के लिए एक तो प्रस्तावना, अनुक्रमणिका, शीर्षक की सार्थकता आपको तय करना है, विभाजन ग्रंथ की प्रकृति आपको देखना है, विभाजन का प्रकार क्या है, ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, फिर आपको ग्रंथ का मूल्यांकन करना है। तो ये बिंदु, और जो ग्रंथ का मूल्यांकन है, मूल्यांकन में क्या करना होगा, आपको उसकी भाषा, उसका कला पक्ष, भाव पक्ष, और मुख्य मर्म क्या है, मुख्य सारांश क्या है ग्रंथ का, ये सारी चीजें आपको ग्रंथ के मूल्यांकन के अंतर्गत रखना होगी। तो जो ग्रंथ का मूल्यांकन है
ग्रंथ का अवमूल्यन है, वही मुख्य है। आप किस प्रकार से उसका मूल्यांकन कर पा रहे हैं? ग्रंथ में कितने प्रकार के ग्रंथों का उपयोग किया गया है संदर्भ के लिए, संदर्भ सूची किस प्रकार की है, ये आप उसमें लिख सकते हैं। और आप बता सकते हैं कि अमुक ग्रंथ में इतने ग्रंथों का संदर्भ दिया गया है, किस अध्याय में कौन कौन से ग्रंथ प्रयुक्त किए गए हैं संदर्भ के लिए, प्रमाण के लिए। तो आप इससे ग्रंथ की प्रामाणिकता स्पष्ट कर सकते हैं, विषय वस्तु को स्पष्ट कर सकते हैं, शीर्षक के चयन को स्पष्ट कर सकते हैं, प्रस्तावना और अनुक्रमणिका के आधार पर आप प्रस्तावना विषय वस्तु को मुख्य रूप से तैयार कर सकते हैं। तो ये ग्रंथ की समीक्षा, शोध ग्रंथ की समीक्षा किस प्रकार से की जाती है, तो ये हमने आपको बतलाया। तो ग्रंथ का समीक्षण किस प्रकार से होगा, तो मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो में और इस कक्षा में आपको आज ग्रंथ की समीक्षा किस प्रकार से की जाती है, ये विषय, सारा का सारा विषय आपको विषयगत हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप इसे अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को, शोधार्थियों के लिए जो इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए आप ये शेयर अवश्य करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। अगले वीडियो में हम आपको लाएंगे एक ग्रंथ की समीक्षा किस प्रकार से तैयार की जाती है, इस विषय में आपको बताएंगे।